डिलाइट आईएएस के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति है, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है, जान माल की काफ़ी हानि हुई है पाकिस्तान को। क्या है स्थिति वर्तमान, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति क्यों बनी है, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से पाकिस्तान को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पक्ष को भी देखेंगे, क्या अभी तक घटित हुआ है उच्च स्तरीय वार्ता के स्तर पर, या भारतीय प्रधानमंत्री या पाकिस्तान प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरह की बयानबाजी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं पर संबंधों को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही गंभीर विश्लेषण करने वाले हैं। साथ में अंत में ये भी देख लेंगे कि बाढ़ के प्राकृतिक और मानवीय कारण कौन से होते हैं। भारत में भी आपको पता है कि इस तरह की स्थिति बनी रहती है, हर साल बारिश होती है और कई क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही हम लोग देखने को मिलती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही गंभीर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि लगभग 1000 डेथ हो चुकी हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाढ़ की तरफ से आप मतलब 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए, कहीं ना कहीं पर चिंतनीय स्थिति है। 3 लाख के आसपास मकान जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। और हैवी मानसून की वजह से कहीं ना कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हुई है। जल्दी से देखते हैं। 1100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन, वो भी ऐसे देश पर जो ऑलरेडी किससे जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से, ठीक है। आप मान के चलिए आर्थिक रूप से पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। बहुत ज़्यादा चीन से ऋण लिया हुआ है। कहीं ना कहीं पर चीन की जो चमचागिरी है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में 10 अरब डॉलर का और ज़्यादा नुकसान हो जाना कहीं ना कहीं पे स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना देता है। उसके बाद देखिए, देश की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी लगभग 3 करोड़ से 30 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। मतलब 3 करोड़ लोगों का विस्थापित हो जाना कितनी बड़ी संख्या है ये। तो समझना होगा चिंता की स्थिति है पाकिस्तान के लिए। कारण क्या है, क्यों आई है इतनी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर बाढ़। देखिए, पाकिस्तान में इस बार मानसून की वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है। आपको पता है ना, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी समझ लीजिए, भारत में इस बार राजस्थान के क्षेत्र में बाढ़ देखने को मिली है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की ये शाखा होती है ना, जो भारत की इधर राजस्थान की तरफ जाती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो उसी शाखा ने पाकिस्तान में भी जाकर काफ़ी ज़्यादा मानसून की वर्षा की है। इससे क्या हुआ, लगभग जो औसत वर्षा थी ना उसमें 400% की वृद्धि है। कोई कम वृद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, बाढ़ की स्थिति होना तय ही है। तो सबसे पहला कारण अगर हम लोग देखेंगे तो अत्यधिक मानसूनी वर्षा जो हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान में व्यापक पैमाने पर बाढ़ आई है। दूसरा कारण क्या है, देखिए, अत्यधिक गर्मी की स्थिति है। इसको आप जोड़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उससे क्या हो रहा है, अत्यधिक गर्मी की स्थिति से पाकिस्तान में लगभग 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान था मई में। बहुत ज़्यादा तापमान है। आपके समझिए कि भारत के राजस्थान के क्षेत्रों में होता है ये। तो पाकिस्तान में लगभग आप मान के चलिए 45 डिग्री तापमान रहा है। और आप एक चीज़ समझिए कि जो वायु गर्म होती है ना, गर्म हवा जो होती है वो नमी को ज़्यादा धारण करती है। ये आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये ज्योग्राफिकल एक कंडीशन है कि जब हवा जो गर्म ज़्यादा होगी ना तो वो ज़्यादा नमी को सोखेगी, और ज़्यादा नमी को सोखेगी तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो बहुत तेज़ तरार बारिश होगी, बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर नुकसान होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में हुई हैं। एक चीज यहाँ पर और तीसरा देखिए आप कि अत्यधिक गर्मी हुई है ना, तो उससे ग्लेशियरों का पिघलाव हो रहा है। कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी हिमालय से बहने वाली नदियां जाती हैं। सिंधु का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान में आपको काफ़ी हद तक दिखता है। तो ये सब नदियां जब पाकिस्तान में जाती हैं ना तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में जल का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है ना। जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। अब नदियों में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, प्लस मानसून की वर्षा से नदियों में पानी आ जाता है, तो क्या होगा स्थिति, बाढ़, ठीक है ना। वही हुआ है। तो कारण हम लोग समझ रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि लाल नीना की भी स्थिति है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, प्रशांत महासागर में जो आप प्रशांत महासागर का जो दक्षिण अमेरिका का जो ये तट है ना, यहाँ से आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक सर्कल बनता है। इसी सर्कल में अगर एल नीनो की स्थिति तब होती है जब यहाँ का जल गर्म हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ का गर्म जल जो है वो ठंडा होता है,
लेकिन एल नीनो की स्थिति में ये गर्म हो जाता है। ला नीना की स्थिति में ये जो ठंडा है ना, ये और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ से बहने वाली जो सर्कल है उसमें काफ़ी तेज़ी हो जाती है, काफ़ी बल के साथ मानसूनी हवाएं जो हैं भारत और अन्य देशों की तरफ आती हैं। इससे कहीं ना कहीं पर बाढ़ की सिचुएशन पैदा होती है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। जल्दी से आगे देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया है। उन्होंने क्या बोला है, देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ से काफ़ी तबाही को देखकर वो बोल रहे हैं कि हमें दुख हुआ है और पीड़ितों और घायलों को इस प्रकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है भारतीय प्रधानमंत्री ने, तथा ये भी बोला है कि सामान्य स्थिति जल्दी आ जाए उसकी हम कहीं ना कहीं पर आशा करते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक प्रयास किया गया है, पाकिस्तान को लेकर एक कोशिश की गई है कि रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट लाई जा सके। ठीक है ना, रिश्तों में थोड़ी गर्माहट। और आप एक चीज़ देखिए कि मानवीय स्तर पर, ठीक है ना, ये चाहे हमारा कैसा भी पड़ोसी हो, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में हमारे रिश्ते हैं उसके साथ, पर एक मानवीय स्तर पर हमें देखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, बाढ़ या भूकंप, तो कहीं ना कहीं पर हमें मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे वैश्विक तौर पर भी एक सिग्नल जाता है ना, एक वैश्विक संकेत भी जाता है कि देखिए, भारत सिर्फ अपने मित्र देशों के साथ ही नहीं खड़ा है। ठीक है ना, मित्र देशों के साथ ही नहीं खड़ा है, भारत अपने पड़ोसी के, मतलब ऐसा पड़ोसी जो कहीं ना कहीं पर भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, आतंकवाद को प्रायोजित करता है, ऐसे पड़ोसी के साथ भी भारत, वहाँ पर अगर मानवीय आपदा आती है तो भारत कहीं ना कहीं पर व्यापक पैमाने पर सहयोग करता है। तो बहुत अच्छा एक छवि भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिएट होती है। तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बोला, शहबाज शरीफ ने, उनका क्या रिप्लाई आया, देखिए, उन्होंने भी थैंक्स किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने इस चीज़ को लेकर हमारे प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस चीज़ को लेकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नेचुरल क्लाइमिटी से जल्दी यहाँ के लोग निपट लें। ठीक है, और कोशिश ये भी होगी कि कहीं ना कहीं पर अगर भारत की मदद चाहिए होगी तो पाकिस्तान लेने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए, भारत किस तरह से मदद कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों ने ये बात बोली है, देखते हैं, कि भारत से हमें सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों का ना आयात कर सकते हैं हम। देखिए, इस पर रोक लगा रखी थी पाकिस्तान ने, भारत एक्सपोर्ट करता था ना, उस पर पाकिस्तान ने, आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के साथ आर्थिक जो रिश्ते हैं वो एक हिसाब से बंद ही कर रखे हैं। ठीक है, ब्लॉकेट रखा है। तो ऐसी स्थिति में अब उनको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन खराब है तो भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ जो हैं वो जल्दी आयात हो सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि देखिए, भारत के साथ सीमा लगती है, जल्दी से ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, सब्जियां और फल वगैरह, इनसे जो है ये खराब होने का खतरा इनका जल्दी रहता है कि ज़्यादा समय अगर दूर से मंगाई जाएंगी तो जल्दी खराब हो जाएंगी। भारत से मंगाकर कहीं ना कहीं पर अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें काफ़ी सहायता हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को लेकर भारत में भी बातचीत शुरू हो गई है कि किस तरह की मदद अब देनी चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, और आप ये देखिए, 2010 में भी जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने $2 करोड़ की मानवीय मदद की थी। ठीक है ना, वो यूपीए सरकार की थी उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं पर उस समय भी हम लोगों ने मदद की थी। तो अभी भी हमारा एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि हम ये चीज़ें करें। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए कि ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी बोल दिया है कि आयात अगर भारत से हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमें इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में बाढ़ की स्थिति को लेकर। देखिए, भारत में बार बार बाढ़ आती है, आपको भी पता है। ठीक है ना, ये वाले जो क्षेत्र है ना, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोसी रिवर है बिहार की, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है जिसे। ठीक है, लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर की जो भूमि है ना भारत में, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का डाटा है ये, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो बाढ़ से प्रभावित है भारत में। तो कितना बड़ा एक क्षेत्रफल है जो कहीं ना कहीं पर हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश और पंजाब ये छूते नहीं है, यहाँ पर भी सिचुएशन खराब होती है। इस बार तो आप सोचिए, राजस्थान में बाढ़ आई है। ठीक है, राजस्थान में ऑलरेडी पानी की कमी होती है, लेकिन वहाँ पर बाढ़। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है। वैश्विक स्तर पर जो नेतृत्व है वो स्लो है। भारत काफ़ी हद तक जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रयास कर रहा है नियंत्रण करने के लिए, पर वैश्विक स्तर पर इसके प्रयास अभी उतने ज़्यादा तीव्र नहीं हैं। इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आ रही है। ठीक है ना, कई दशकों में क्षेत्र जो है जलमग्न हो रहे हैं। कारण क्या है, मानसून वर्षा की तीव्रता तो है ही है, लेकिन मानवीय कार्यकलाप भी जो है ना, उस वजह से जो प्राकृतिक अपवाह तंत्र है वो अवरुद्ध हो जाता है। जल्दी से कारण भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भारत में बाढ़ क्यों आती है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन सकता है यूपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, हर बार यूपीएससी पूछती है बाढ़ को लेकर क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में। तो देखिए, जल्दी से यहाँ पे कारण देख लेते हैं। मौसम संबंधी तत्व क्या है, मानसून की वर्षा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? इस पर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो होगी, कभी ज़्यादा कभी कम।
ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बादल फटना, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकता है चीज़ें, इसमें भी ये भी एक कारण है, लेकिन ये प्राकृतिक कारण है, ये दोनों आप देखेंगे ना प्राकृतिक कारण है। इस वजह से भारत में बाढ़ की सिचुएशन कई बार बन जाती है। आपको पता होगा किस तरह से जो हिमालय के क्षेत्र हैं वहाँ पर एकदम से बादल फटता है, नदियों में पानी का स्तर बढ़ता है, फिर साथ में गाद भी आती है, तो कहीं ना कहीं पर एक जो आप सोचिएंगे भूस्खलन की स्थिति भी पैदा हो जाती है, लैंडस्लाइड, ठीक है ना। बाढ़ में अगर कीचड़ इन्वॉल्व हो पानी के साथ तो कहीं ना कहीं पर वो भूस्खलन की स्थिति पैदा कर सकता है। यूपीएससी ने 3 बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया है पिछले साल इसको लेकर, ठीक है। गाद का संचय, ये थोड़ा मानवीय भी प्राकृतिक भी है। देखिए नदियों में गाद जमा हो जाती है, ठीक है, नदियों में गाद जमा हो जाती है और उसको साफ करना सही सही समय पर जरूरी है, ठीक है ना। अगर उसको समय समय पर आप साफ करते रहेंगे ना तो पानी ज्यादा सोख पाएगी ना नदी। अब नीचे काफी हद तक उसमें गाद जमा है नदी में, तो और बाढ़ आएगा तो ऊपर से बहुत कम जल स्तर को सोख पाएगी ना नदी, उसका बहुत कम मतलब भंडारण कर पाएगी जल का, तो इस वजह से बहुत जल्दी बाढ़ की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मानव निर्मित अवरोध क्या है, नदियों के रास्ते में घर बना दिए हमने, ठीक है ना। ये नदियों का एक प्रवाह है, यहीं पर घर बना दिया, यहाँ पर घर बना दिया, बीच में रोक तक दिया जल को, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप बाढ़, नदियों का जो प्राकृतिक प्रवाह था, ठीक है, इसको अवरुद्ध कर रहे हैं आपके, नहीं कर रहे हैं ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा सरकार को प्रयास करना चाहिए कि नदियाँ जो हैं वो अपने फ्लो में कम से कम इतना दायरा उनका छोड़ा जाए, इसके आसपास जो भी है मानवीय बसावट ना हो, इन नदी का पानी बिल्कुल निकलते रहना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं पर मानव द्वारा कोई भी अवरोध निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। वनों की कटाई को लेकर क्या चीज़ है, देखिए वन अगर ज़्यादा होते हैं ना, क्या फ़ायदा है इससे, देखिए वन ज़्यादा होंगे ना तो पानी को सोखते हैं वो, ठीक है, और बाढ़ की तीव्रता को थोड़ा सा कम कर देते हैं काफ़ी। अब सोचिए ना, एक बिल्कुल प्लेन जल स्तर है, ठीक है ना, भू स्तर है, बिल्कुल प्लेन है, तो उसमें ज़्यादा व्यापक पैमाने पर बाढ़ की हानि होगी या जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो पेड़ लगे हैं तो कहीं ना कहीं पर उससे थोड़ा सा अगर बाढ़ आती भी है तो वो सोख लेगी और कहीं ना कहीं पे चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट होने से कम हो जाएंगी। तो ये हम लोगों ने पूरा सिचुएशन देख लिया, कर क्या सकता है भारत, देखिए वही चीज़ें हैं, इन दोनों पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, नदियों से गाद को हटाना, ठीक है, गाद को हटाना नदियों से। उसके अलावा क्या है, जो हम लोगों ने मानव ने जो अवरोध उत्पन्न कर रखा है इसको दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। नदियों के प्राकृतिक अपवाह को बढ़ाकर रखना, इसमें दिक्कत नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ठीक है। हम लोगों का टारगेट क्या है, 33%, अभी घूम कहाँ रहे हैं, लगभग 22 से 23% के आसपास, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं पर इसमें हमारी कमी है, 33% वन क्षेत्र होना चाहिए भारत में, तो इसको थोड़ा सा इस पर काम भारत को करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, मानवीय स्तर पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्राकृतिक स्तर पर तो देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने मुद्दे को समझ लिया है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, भारत किस तरह से मदद कर सकता है, किस तरह की वार्ता भारत में उच्च स्तर पर की जा रही है, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत गहराई से देख ली। इवन हम लोगों ने बाढ़ को लेकर भी भौगोलिक जो कारण बनते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है, कितना क्षेत्र जो है भारत में वो बाढ़ से प्रभावित है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देख ली हैं, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि पीडीएफ वगैरह आप लोगों को वहाँ पर मिलते रहें, ठीक है। शेयर करते रहें चीज़ों को, शेयर करते रहें चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अगले मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।